धर्मेंद्र जी, दोनों लोगों को आपने सुना, हम बात कर रहे थे वर्तमान में, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और अभी देखिए इस गर्मी का असर यहाँ भी दिख रहा है। जय शुक्ला जी भी थोड़ा सा गर्म हुए एकदम से, और ये गर्मी चाहिए क्योंकि एडिटर्स वो लोग हैं जिनके व्यूज सामने आने चाहिए, कम से कम कोई तो बोले, कहीं तो बोले। यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो अगर इस पूरे बंगाल चुनाव को आप देखें तो यहाँ दो तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण थी कि जहां भाजपा आक्रामक होकर प्रचार में थी और भाजपा के अंदर अमित शाह जी वहां पर कमान संभाले हुए, प्रधानमंत्री जी लगातार दौरे पर दौरे कर रहे, और साथ में अभी मैं देख रहा था कि अंतिम टाइम तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर थे और इतनी बड़ी जनसभाएं, इतनी बड़ी भीड़ लगातार चल रही थी। और उसके बाद एक तरफ तस्वीरें आ रही थी कि वहां पर गाड़ियों पर पथराव चल रहा था, किसी सांसद को या पूर्व नेता को या किसी और को भी पकड़ा जा रहा था, पीटने की कोशिश हो रही थी, ये भी सब तस्वीरें हुई थी। और इस बार इस दोनों चुनाव के अंदर आप देखें तो कहीं पर भी जो बड़ी देर कर दी आते आते, जो बात अभी हमारे बीच में कही है राकेश जी ने कांग्रेस की, बंगाल के अंदर कांग्रेस की स्थिति कहीं भी नहीं दिखी। पूरा चुनाव केवल दो तरफा हो गया। इसका कारण भी धर्मेंद्र जी बताइएगा, क्योंकि आप देखें कि जब इंडी गठबंधन की बात होती थी तो केजरीवाल जी से लेके अखिलेश यादव जी से लेके तेजस्वी से लेके शरद पवार जी से लेके सारे लोग, इतना बड़ा वो गठबंधन था, और उस गठबंधन की स्थिति में केवल वहां पर ममता दीदी अकेली लड़ती दिखाई दे रही थी। पूरे के पूरे चुनाव में आप देखेंगे कहीं कोई और किसी की चर्चा नहीं हुई। हाँ, एक दिन जरूर चर्चा हुई, वो सभी लोगों ने देखी कि वो चर्चा थी कि पवन खेड़ा जी की जो जमानत है वो रिजेक्ट हो गई है, आसाम को लेकर वो चर्चा आई। उसके बाद एकाएक सारी चीजें जीरो। धर्मेंद्र जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है। और बंगाल में जो एक तरफ से आप देख रहे हैं उसमें ममता का कैलकुलेशन है, उसको पता है कि यदि हम कांग्रेस से गठबंधन करते तो हो सकता था कि टीएमसी का परफॉर्मेंस ज्यादा होता और कांग्रेस का कम होता। तो उस स्थिति में गठबंधन नहीं किया। और बीजेपी के लिए इस बार डू एंड डाई है, चूंकि लगातार कोशिश कर रही है, हर जगह फैल फैल चुकी है। आप एक देखें कि असम और उड़ीसा के बीच ये बंगाल है, और बहुत दिन से ये कोशिश कर रही है। और आपने देखा भी होगा कि 10% से करीब करीब 40% तक चला गया। लेकिन मेन मुश्किल वहां पे जो है केवल मुस्लिम वोटर है, जो 27% वोटर है, और वो जो है ममता के साथ है, और किसी भी स्थिति में वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। तो एक तरह से जब तक आप 62 से 70% हिंदू का वोटर नहीं आता है, तब तक आप जीत नहीं सकते हैं। तो आपको केवल हिंदू पे फोकस करना है। हालांकि वहां पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, वहां पे रोजगार नहीं है, वहां पे फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, वहां पे शिक्षा व्यवस्था जो चरमरा गई है, वहां पे हेल्थ व्यवस्था भी चरमरा गई है। लेकिन जहां तक हिंसा की बात आपने की, हिंसा वैसे आप देखें पिछले चुनाव के मुकाबले तो इस बार कम हिंसा हुई है, उस ढंग से मौत नहीं हुई है। हल्का फल्का जो बीजेपी उम्मीदवार के साथ भी जो फर्स्ट फेज में किया गया था, और अभी जो मारपीट हुई है, लेकिन चूंकि सीआरपीएफ और सेना की जो भर्ती सेना को जो लगाया गया है वहां पे सीआरपीएफ को, तो उस वजह से हिंसा उस हिसाब से नहीं हुई है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है। और मोदी और बीजेपी और उधर टीएमसी, देखिए वहां पे रेबरी राजनीति भी हो रही है, हिंदू मुस्लिम भी हो रही है, वहां पे जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी आएगी तो यहाँ पे जो है धर्म धर्म यानी कमलम राजनीति शुरू हो जाएगी। ये बहुत सारी बातें हैं, वो अपने तरफ से बहुत कोशिश की जा रही है। और बहुत मार्जिनल जो है इसमें, देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, नहीं बता सकता हूँ। लेकिन अपर हैंड अभी ममता बनर्जी का है। लेकिन इफ एंड बट सपोज दैट कि लेफ्ट अभी कुछ वोट काट लेती है, कांग्रेस कुछ वोट काट लेती है, मुस्लिम 3 3 पार्टियां हैं, वो कुछ काट लेती है 2 3% का, तो खेल बदल सकता है। लेकिन मोटा मोटी वहां पे जो है बीजेपी का पीच जो है वो 71% का है, और टीएमसी का पीच जो 100% का है, उसमें मुस्लिम भी है और हिंदू भी है। तो ममता भी रोड पे रहने वाली है, वो सड़क लगातार जो है बनी हुई है सड़क पे, और बहुत एक्टिव भी है, और वो सारी चीजें हैं। लेकिन बीजेपी के लिए जो है तो सारे साम दंड भेद राजनीति में, जो बीजेपी जैसा रणनीति जो होता है वो किसी के पास नहीं है। 24 घंटे चुनाव मोड में ही रहती है। और आपको लोग कह रहे थे कि ये लोकसभा में आपने ये भी कहा कि महिला बिल जो था, जी महिला बिल क्यों लाया गया?
देखिए, मोदी और अमित शाह नादान आदमी नहीं है, वो राजनीतिक बहुत पक्के खिलाड़ी हैं। कहीं ना कहीं ये आकलन उनको मिला कि यहाँ पे बहुत क्लोज फाइट है, तो क्यों नहीं जो है ये वुमेन्स रिजर्वेशन वाला खेल लें कार्ड, चूंकि इसका नैरेटिव पेश कर दें कि ये पार्टियां जो है हमको मदद नहीं कर रही है, ये महिला विरोधी है। आपने देखा होगा यूपी में कि कैसे नैरेटिव सेट किया गया, परसेप्शन सेट किया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन नैरेटिव का बहुत एक महत्व होता है। तो वो परसों चुनाव है, 4 तारीख को, इसकी गर्मी किसकी, इस गर्मी में कौन झुलसेगा, किसको ठंडक महसूस होगी, वो हम्म। 4 मई को पता चलेगा। ये जहां बिल्कुल। तक भाई साहब बोल रहे थे कि भाई पंजाब, पंजाब में देखिए अचानक टूट नहीं हुआ, और ये राघव चड्ढा जो है केजरीवाल के ही आदमी थे, और 7 7 आदमी का टूटना तो एक मतलब नेतृत्व पे सवाल है कि भी आपके घर में इतनी बड़ी चोरी हो रही है, सेंध लग रही है, या इतना बड़ा विद्रोह हो रहा है, आप कहाँ सोए हुए हैं। तो एक विद्रोह का मामला है, दूसरा है कि आप पार्टी को लेकर नहीं चल पाए ना, क्योंकि आप वो राघव चड्ढा जो वहाँ का पंजाब का सारा चीज देखता था, जैसे ही दिल्ली में हार हुई, उसके बाद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया जी एंड सत्येंद्र जैन वहां पे फोकस करने लगा। उसके बाद जो है फिर इन लोगों को दरकिनार कर दिया गया। और ये आप एक पार्टी आप हैं जो 3 4 लगातार टूट हुई है, करीब 100 से ज्यादा नेता टूट चुके हैं एक बल्क में। तो जो जिस समय अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें पार्टी बनी थी, तो वो अन्ना आंदोलन, अन्ना के साथ ये धोखा तो ही हुआ था, क्योंकि अन्ना को ये पता नहीं था कि पार्टी बनाने के लिए सब राजनीति हो रही है। तो उस समय एक टूट हुई। फिर केजरीवाल के साथ जो है प्रशांत भूषण हुआ, योगेंद्र यादव हुआ, उसके बाद कुमार विश्वास, उसके बाद आशुतोष, दूसरी टूट हुई। उसके बाद आपका दिल्ली में टूट हुई है, ये सबसे बड़ी टूट है। तो लेकिन जहां तक अजय जी बोल रहे थे, अजय शुक्ला जी, कि भाई ये राजनीति में हो रहा है, आप ये बताइए, जब नैतिकता की बात कर रहे हैं, वैचारिक विचार की बात कर रहे हैं, तो 2003 में तो आप कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, और उसको ये भी बोल रहे थे शीला दीक्षित को हम जेल भेज देंगे। लेकिन जब आपको बहुमत नहीं मिला, तो आपने कांग्रेस का समर्थन लिया। तो किस मुंह से आप जो विचार की बात करेंगे, जिसके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, मोदी साहब, ये मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ केंद्र में चुनाव लड़ा, और राज्य में जो आप शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ रहे थे, और उसी का समर्थन लिए। तो आपने कहीं ना कहीं, हम तो ये मानेंगे कि भाई बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी जो है उसको ये देखना है कि साम दंड भेद से हमको पार्टी को फैलाना है। और हम्म। उसको, जहां आपने ये भी देखा होगा 2014 में जहां पे उम्मीदवार नहीं थे, वहां से या तो नामी गिरामी चेहरे को लाया गया, और दूसरा जो है कुछ बाहरी लोगों को लाया गया। जहां पे देखा कि पार्टी मेरी फैल नहीं रही है, या मैंने उसका विस्तार नहीं हो रहा है, तो असम जैसा राज्य जहां बाहरी आदमी को मौका दिया, बाहरी आदमी कैपेबल है, उसको भी मौका दिया, हेमंता को। आप बंगाल में देख लें, शुभेंदु अधिकारी को दिया। उसके बाद आप सम्राट चौधरी को देख रहे हैं, 2018 में शामिल हुआ और उसको सीधा सीएम बना दिया गया। तो मैं उसकी यही तो कह रहा नीति हूँ, है ये कि ये तो जी। मौके के ऊपर है, कौन मौका कैश कर जाए, कोई